हाय फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा के सिलेबस पे चर्चा करेंगे और स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सिलेबस है, ये सिलेबस जो पुलिस परीक्षा का है 4 भागों में विभाजित है। यूनिट फर्स्ट सामान्य ज्ञान है, ये जो है सामान्य ज्ञान है। और जो है यूनिट 2 सामान्य हिंदी है। पेन सेलेक्ट कर ले भाई, पहले पेन सेलेक्ट हो गया। दूसरा ये सामान्य ज्ञान है और तीसरा ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ये मैथ्स है एक सेगमेंट में, एक में रीजनिंग है। सबसे ज्यादा लोचा है इस सेगमेंट पे और जिसकी तरफ बच्चों का बिल्कुल ध्यान भी नहीं है। ये यूनिट 4 जिसे रीजनिंग के नाम से लोग समझ रहे हैं कि रीजनिंग है इसमें, लेकिन आप देखिए इसमें 3 उपखंड है। का, ये जो है का, और ये खा, और ये गा। इसमें जो शुद्ध रीजनिंग है वो केवल गा वाले पार्ट में है, इसमें तार्किक क्षमता। बाकी के ये भी 4 का जो है, ये 4 का है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये बहुत एडवांस लेवल की जनरल स्टडी है जिसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जो पीसीएस मुख्य परीक्षा पे लिखे जाते हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, रूल ऑफ लॉ, ये विधि का शासन, जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता। इन पे सवाल अगर आए तो आज की तारीख में पूरे मार्केट में कोई ऐसी किताब गाइड नहीं है जो इन्हें कवर करे। तो आज हमारा पूरा वीडियो इसी पे है। ये 13 टॉपिक हैं, इसमें मैंने काउंट किए हैं, ये 13 टॉपिक हैं जिनको एक एक पे आधे आधे एक एक पेज के फुटनोट्स अगर मिल जाए आपको तो सारे सवाल सही हो सकते हैं। अदरवाइज मान के चलो उसमें 80% सवाल गलत हो जाएंगे। और जो सिलेबस का है उस हिसाब से इसका जो हिस्सेदारी है इस खंड की, रीजनिंग में 1/3 यानी 35-37 क्वेश्चन का 1/3, 12-13 क्वेश्चन आने चाहिए। अब फाइनल एग्जाम में कितने आते हैं ये तो अलग की बात है, लेकिन इसकी जो लीगल हिस्सेदारी है वो 12-13 क्वेश्चन की है और 13 टॉपिक हैं, यानी हर टॉपिक से लगभग एक सवाल आ जाएगा। बड़ा बिखरा हुआ ये टर्म्स हैं, अपराध नियंत्रण, साइबर क्राइम, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता। लेकिन सवाल बहुत सरल आएगा, जैसे अभी से इसमें से हमने 1-2 पार्ट को यहाँ डिस्कस किया है, 2 टॉपिक्स को। ये मानसिक अभिरुचि में पब्लिक इंटरेस्ट को, ये पूरा सिलेबस लिखा है हमने। लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस सिस्टम, कंटेम्परेरी पुलिस इश्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर। अब पुलिस प्रणाली, इस पे आपको कमिश्नरेट सिस्टम से लेकर कोई सवाल उठा देगा कि पुलिस की जो कमिश्नरेट प्रणाली है जिससे उत्तर प्रदेश ने अभी 1-2 वर्ष पहले ही एक्सेप्ट किया है, तो बाकी पहले क्या था, क्या अंतर होता है। कुछ नहीं, केवल ये जानना है कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के भी पावर मिल जाते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक से। और आज हमने यहाँ ये 4 गांव में देखो, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन। विजुअल मेमोरी क्या, जब मेमोरी पढ़ोगे तो उसी का एक सब टॉपिक है विजुअल मेमोरी। तो मेमोरी जो टेट सीटेट वाले बच्चे पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, वही है ये। पर्यवेक्षण भी टीचिंग वाली सिलेबस का है। तो आइए आज हम आपको ये विधि का शासन के बारे में बताएं। ये भी एक टर्म है आपके पार्ट 4 का में, यूनिट 4 का में एक टर्म है विधि का शासन। देखिए रूल ऑफ लॉ की जो परिभाषा ये लिखी है अंग्रेजी में, द रूल ऑफ लॉ इज ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस that ensures all people are subject to the same laws and legal procedures। पूरे ये 3 लाइनों का एक आधी लाइन में हिंदी में अनुवाद है, देश में कानूनी समानता।
यानी कानून के सम्मुख सभी व्यक्ति समान हैं। और ये बात लिखी है संविधान के अनुच्छेद 14 में। अब अनुच्छेद 14 इसी के सारे पूछ लेगा, याद होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ की बात कही गई है, और ये रूल ऑफ लॉ का टर्म हम लोगों ने लिया है इंग्लैंड से, यानी यूके के संविधान से हम लोगों ने ये लिया है। अब थोड़ी एक और अंदर चलते हैं। इस टर्म के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट वेन डायसी, यानी एवी डायसी कहते हैं इनको संक्षेप में। ब्रिटिश विद्वान हैं पॉलिटिकल साइंस के एवी डायसी। कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो है विशेषज्ञ माने जाते हैं, ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के। एवी डायसी ने ये कंसेप्ट, जब बेसिक सवाल यही बन जाएगा कि विधि के शासन की अवधारणा किसने दी, एवी डायसी। 100% सवाल बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। फिर अब इन्होंने क्या कहा कि 3 ग्राउंड दिए, विधि के शासन के 3 पॉइंट दिए, इस पे भी सवाल बन जाएगा। सवाल क्या बनेगा कि एवी डायसी के अनुसार विधि के शासन का कितने आधार थे, तो उत्तर होगा 2, 3, 4, 5। आप 3 तो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। फिर अंदर घुसेगा तो दूसरा सवाल बनेगा कि एवी डायसी के अनुसार विधि के शासन का निम्नलिखित आधार नहीं है, तो उनमें ये तीनों रहेंगे, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, और तीसरा नहीं रहेगा, कोई चौथा होगा, वही उत्तर हो जाएगा। तो पहला है विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है विधि के समक्ष क्षमता, और तीसरा है संविधान सामान। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, उसके लिए थोड़ा सा खेद है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो 3 बातें थी। एवी डायसी ने कहा कि रूल ऑफ लॉ के 3 पॉइंट हैं। पहला क्या है कि विधि सर्वोच्च है, यानी लॉ इज सुप्रीम, हमारे देश में जो सर्वोच्च है कानून है। दूसरा है विधि के समक्ष क्षमता, यानी कानून के सामने सभी समान है, यानी सभी के लिए समान कानून है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, लिंग भेद हो, चाहे जाति भेद हो, चाहे धर्म का, कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। विधि के समक्ष क्षमता का ये मतलब है। तीसरा संविधान समान विधि का परिणाम है। संविधान समान विधि का परिणाम है, इसका मतलब यह है कि संविधान पर उस देश की रीति रिवाजों का भी प्रभाव होता है, यानी उस देश की, उस भौगोलिक स्थिति की, उस समाज की रीतियों की, परंपराओं का भी प्रभाव रहता है, एकदम उससे अछूता नहीं हो सकता। तीसरे बिंदु का मतलब यह है। आपकी परीक्षा में सवाल सिर्फ इतना आएगा, विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है, उत्तर होगा एवी डायसी। फिर पूछेगा विधि के शासन में एवी डायसी ने 3 कौन कौन से आधार लिए हैं, तो विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष क्षमता, और संविधान समान विधि का परिणाम। ये इससे ज्यादा कुछ मुश्किल है पूछ पाए, ठीक। और अगर पूछ भी दे कुछ तो ना कर पाए, कोई चिंता वाली बात नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा इस लेवल पे। कम से कम सिपाही की परीक्षा जो बच्चे देने जा रहे हैं उनको यही नहीं पता होगा एवी डायसी कौन है। आपने नाम सुन लिया, इतने ही आप एक कदम आगे हो गए, आप 60,000 के अंदर इसी में हो गए, 30 लाख में से। दूसरी कॉन्सेप्ट इसी में है जनहित, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कीवर्ड इसी में थे। इस सेक्शन में 4 में 13 पॉइंट हैं, जैसे विधि का शासन और एक जनहित भी है, तो दूसरा है जनहित। पब्लिक इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा भी है। ये इतना वीडियो आप सुन लेंगे तो इस सेक्शन से सवाल कतई गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा सही होगा, चाहे आजमा के देख लो। समानता मेरा भी अनुभव ये है पिछले भी 2 दशकों का कंपटीशन देने का, कि जो सिलेबस थोड़ा टफ हो, बिखरा हुआ हो, उसका कोई कंटेंट ना मिल रहा हो, उस सेक्शन से सवाल बहुत सतही आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये सब पता होता है कि ये सिलेबस कहीं कुछ है नहीं, कोई किताब गाइड नहीं है, तो बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स पे क्या पूछेंगे, भारतीय संविधान में कितनी जगहों पर इसका उल्लेख है, उसका उत्तर है 9 जगहों पर। भारतीय संविधान में जनहित शब्द का उल्लेख 9 जगहों पर है, 9th प्लेसेस पे इसका है पहला सवाल। दूसरा कहाँ कहाँ है, तो अनुच्छेद 22 के खंड 6 में है, अनुच्छेद 263 में है, अनुच्छेद 302 में है, और अनुच्छेद 282 में है। कितनी, और
और थोड़ा, संघ सूची की एंट्री 52, 54 और 56 में तथा समवर्ती सूची की एंट्री नंबर 33 में भी है। अब देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप का सवाल होगा वो क्या होगा, तो ये होगा कि अनुच्छेद 22 पूछ लेंगे, मूल अधिकार है। और ध्यान रखना, पुलिस की परीक्षा में चाहे एसआई की परीक्षा हो चाहे सिपाही की परीक्षा हो, संविधान पूछा जाता है और संविधान में ज्यादा पूछा जाता है, मतलब, और संविधान में भी फंडामेंटल राइट हुए, संविधान में जैसे मूल अधिकार हो, यहाँ से सवाल खूब बनेगा। इसे मूल अधिकार रटे होने चाहिए पहाड़े की तरह, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि एक अनुच्छेद नंबर 1 से 50 तक हर बच्चे को रटे ही होने चाहिए, और बाकी पूरे संविधान में से 50 अनुच्छेद याद कर लो। अनुच्छेद का सवाल कभी गलत नहीं होगा, जल्दी ही हम संविधान पे अपने वीडियोज लाएंगे, उसमें आपको याद कराएंगे ये, ठीक, बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो जनहित हमारे संविधान में 9 जगहों पर इस्तेमाल हुआ। 22वां अनुच्छेद में क्या है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। यानी हमारा संविधान ऐसा विशेष संविधान है कि जो अपराधियों को लिए भी मूल अधिकार की व्यवस्था की है, जो क्राइम करे जब तक ये साबित ना हो जाए उस दौर भी हमने उसको कुछ मूल अधिकार दिए हैं। जैसे जब अनुच्छेद 22 जब हम आएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी आपको हिंट दे दें, ठीक। तो जो है अनुच्छेद 22 में क्या, अनुच्छेद 22 को हम लोग मूल अधिकार में पढ़ेंगे। इसमें 3 ग्राउंड है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को उसको गिरफ्तारी का कारण बताना हो, ठीक। दूसरा क्या है, उसे सक्षम वकील उपलब्ध कराना होगा। तीसरा क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे सक्षम मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा। तो 3 ग्राउंड है, हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। केवल अनुच्छेद 22 को आप सुन लें, जहां पर जनहित का जिक्र है। दूसरा अनुच्छेद 263 है, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र है। अनुच्छेद 302 में व्यापार पर संसद की शक्ति, व्यापार वाणिज्य पर संसद की सुप्रीम शक्ति है, ये लिखा है। अनुच्छेद 222 में राजस्व से खर्च की शक्ति संघ को है, संसद को है, ऐसा जिक्र है, ठीक। बाकी ये सब विषयांतर होगा, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, जब मूल अधिकार पढ़ेंगे जल्दी ही तब पढ़ेंगे। अब इसका अर्थ क्या है जनहित का, आम जनता का कल्याण, वेलफेयर और वेल बीइंग ऑफ जनरल पब्लिक, ये इसका मतलब है। अब देखिए, जब जनहित की बात आएगी तो जनहित याचिका भी उससे जुड़ी हुई अवधारणा है, आप बच नहीं सकते, आप इससे बच नहीं सकते। तो तुरंत इस पे जनहित याचिका पे सवाल बन जाएगा। तो जो है ये जनहित याचिका को जिक्र किए सवाल बनेगा ही नहीं। अब जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किसने दी, बहुत बार सवाल आया है, पीएन भगवती ने, पीएन भगवती। अब इसके अंदर फिर सवाल आएगा, पीएन भगवती किस नंबर के जज थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 17वें नंबर के। जनहित याचिका से की अवधारणा किसने दी, तो पीएन भगवती। पीएन भगवती का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती, और भारत के मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के 17th नंबर के, ठीक। इस जनहित याचिका क्या है, अभी इस पे जिक्र करेंगे। और इसे एसएल भी कहा जाता है, सोशल एक्शन लिटिगेशन। एक्चुअली जनहित याचिका का तात्पर्य यह है कि हमारी जो परंपरागत न्याय प्रणाली है वो कुछ कुछ ऐसी पिरामिड आकार की है, जिसके सबसे ऊपर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे यहाँ पे हाई कोर्ट्स हैं जो 24 हैं हमारे देश में, और उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फिर लोअर कोर्ट्स हैं। जब भी कोई विवाद हो, चाहे व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में, चाहे व्यक्ति और राज्य के बीच में, तो सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाएंगे। लोअर कोर्ट में जो निर्णय आए आप संतुष्ट हुए तो ठीक, अगर एक पक्ष असंतुष्ट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहाँ भी अगर एक पक्ष असंतुष्ट हो जाता है तो फिर हाई कोर्ट में, यहाँ भी अगर किसी पक्ष को संतुष्टि नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये परंपरागत नियम है। लेकिन और एक और नियम है, एक और नियम है कि जब दो पक्ष, कोई पीड़ित व्यक्ति दरखास्त करेगा तभी सुनवाई होगी यहाँ। जैसे ए और बी के बीच में विवाद है, ए वर्सेज बी, तो
ए अगर पीड़ित है तो जाएगा, तभी सुनवाई होगी। ये है हमारी परंपरागत न्याय प्रणाली में। लेकिन जनहित याचिका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ए और बी के बीच के विवाद में ए कमजोर है और बी इसको सता रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन सी डी ई एफ जी एच जेड तक कोई भी व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट यही है। कोई थर्ड पार्टी भी ये कह सकती है कि बी ए के साथ अन्याय कर रहा है, उसकी समस्या सुनी जाए, क्योंकि बहुत कमजोर व्यक्ति भी हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जनहित याचिका की कॉन्सेप्ट आई, जिसे PIL के नाम से जानते हैं, और इससे जो जुड़ा हुआ नाम है PN भागवती का। बहुत बार बच्चों सवाल आया है, और फिर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसे दूसरा कौन सा नाम सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। भारत में पहली पिल जनहित याचिका किसने दायर की? शानदार सवाल है। ये हुसैन आरा खातून बिहार के हैं। हुसैन आरा खातून बिहार राज्य के खिलाफ इन्होंने लगाई थी, कैदी थे, और इनकी जनहित याचिका जो 1979 में लगाई, 40,000 कैदी बिहार जेल से छूटे थे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इसमें रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ पढ़ा। ये किसने दिया अवधारणा? A.V. डायसी ने। ये ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ थे, ब्रिटेन के। ठीक। और इन्होंने 3 ग्राउंड दिए थे: विधि की सर्वोच्चता, विधि की समता, और विधि भर परंपराओं का प्रभाव होता है। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित। ठीक। जनहित का हमारे संविधान में कितनी जगह उल्लेख हुआ है? 9 जगह हुआ है। जनहित याचिका की बात आई तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पिल की भी बात आई। पिल से किसका नाम जुड़ा है? PN भगवती। PN भगवती का। पिल का जनहित याचिका का दूसरा नाम क्या है? SAL यानी सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत में पहली PIL दायर किसने की? हुसैन आरा खातून। हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार राज्य। ठीक। और इस याचिका से 40,000 कैदी जेल से छूटे थे। तो आज बच्चों इतना ही। और हाँ, सिलेबस का जिक्र मैंने किया था, थोड़ा और आपको सिलेबस के बारे में बता दें। सामान्यतः किसी कंपटीशन का नियम है बच्चे को सिलेबस याद होना चाहिए पूरा, इतनी बार देखो कि वो रट जाए। अब जैसे ये सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है, ये सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये तो सब परंपरागत सामान्य अध्ययन है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ह्यूमन राइट्स, ये बड़ा बिखरा हुआ है, मिलेगा नहीं बहुत आसानी से। इस पे हम सबसे पहले आपको इस पे नोट्स देंगे: मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। सार्क, इसका मतलब सीधा सीधा ये सार्क पूछ रहा है, SAARC। और सार्क का फुल फॉर्म ही सवाल बन जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षेस बोलते हैं जिसे, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। चर्चा करेंगे जब हम लोग इस पे आएंगे। उसके बाद ये जो है एक करंट अफेयर्स है पूरा, इसका हम आपको नोट्स देंगे। मुश्किल से 20-22 पन्ने के नोट्स में पूरे साल का शानदार करंट अफेयर्स होगा, जो प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि क्रॉनिकल जैसी बड़ी ही उच्च स्तरीय मैगजीन से लेकर के बनाएंगे। अब डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण पूछ लेगा, मोदी जी ने नोटबंदी किस तारीख पर की थी, बेसिक सवाल। साइबर क्राइम, ये भी बड़ा एडवांस टॉपिक है, वर्तमान में चल भी रहा है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, बेसिक सवाल यही से बन जाएगा कि GST का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसमें प्रावधान किए गए।
खोज, पुस्तकें, पुरस्कार, लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण देश। अब जैसे राजधानी की बात है, देश और राजधानी का मतलब ये नहीं अब 200 देशों की राजधानी रटने बैठ जाओ ना। पूछेगा यूक्रेन की राजधानी, पूछेगा यूक्रेन की राजधानी, पूछेगा इजराइल की राजधानी, ठीक, पूछेगा मालदीव की राजधानी, यानी जहां जहां जो देश चर्चा में है। पूछेगा ईरान की, सीरिया की राजधानी, यहाँ की मुश्किल से 20 देशों की राजधानी और मुद्राएं, उनके सांसदों के नाम। दूसरा वहां से भी पूछ सकता है जहाँ के राष्ट्रपति पिछले एक साल में भारत आए, राष्ट्रपति या पीएम, और भारत के पीएम या राष्ट्रपति जहां गए वहां पूछ सकता है। अब जैसे रूस यूक्रेन का विवाद है, तो रूस यूक्रेन के आसपास बेलारूस है, पूछ लेगा कि ताशकंद किस देश की राजधानी है, आप लोग बताना। ताशकंद किस देश की राजधानी है, क्योंकि ये सब यूएसएसआर के पार्ट है, तो ये पूछ सकता है आसपास के बेलारूस, यूक्रेन, ब्लैक सी, भूगोल में पूछ लेगा काला सागर के बारे में, क्योंकि वहीं पे पूरा लड़ाई सब मची हुई है। इस टाइप से थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है, टेक्निकल, थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए। सामान्य अध्ययन का सिलेबस अनंत अथाह नहीं है, ये सब गणित के मास्टरों ने अफवाहें फैलाई हैं कि उन्हें विषय की समझ नहीं है। इसमें भी 50% सवालों पे गैस लगाया जा सकता है, और अगर थोड़े से आप कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, केवल केवल नहीं रटेंगे, तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और हमारी वीडियो लगातार यूँ देखते रहिए और जल्दी से थोड़ा सा शेयर करिए, ताकि जैसे ही 1K होते हैं हम लाइव आना शुरू कर देंगे डेली। और हमारे होते हुए हिंदी में अगर 35 नहीं किए सवाल आपने 37 में से, तो हम समझेंगे हमने पढ़ाई अपनी ठीक से नहीं की। जीएस में 30 सवाल और हिंदी में 35 की करने ही करने हैं, यदि आप हमसे जुड़े हर हाल। लगातार वीडियो शेयर करिए थोड़ा सा, और इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जैसे ही 1000 होते हैं तो लाइव आना शुरू कर देंगे। थैंक यू। अगला टॉपिक जो है हिंदी पे कुछ क्वेश्चन आंसर लेके हमारा